welcome to Algorithm webinar. Starting with कि शेयर इंडिया एंड यूट्रेड एल्गोस ये है क्या? शेयर इंडिया एनएसई एंड बीएसई ये दोनों ही एक्सचेंजेस में लिस्टेड है। पिछले 30 सालों से शेयर इंडिया इक्विटी ब्रोकिंग का काम करती है। इक्विटी ब्रोकिंग के साथ साथ डेरिवेटिव ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस ब्रोकिंग, मर्चेंट बैंकिंग ये सारे ही बिजनेसेस में शेयर इंडिया है। पिछले 7 सालों से शेयर इंडिया का प्रॉफिट ग्रोथ CAGR बेसिस पे 70% से ज्यादा हो रहा है। अब इसका प्राइमरी रीजन जो हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ ड्राइवर जो है वो रहा है हमारे लिए एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर और इसलिए हम टेक्नोलॉजी पे हेविली इन्वेस्टेड है। हमारी 11-12 सब्सिडरी कंपनीज है जिसमें से 2-3 सब्सिडरी कंपनीज टेक कंपनीज है, जिसमें से एक है यूट्रेड सॉल्यूशंस और यूट्रेड एल्गोस यूट्रेड सॉल्यूशंस का एक प्रोडक्ट है। आज कोई भी एल्गो ट्रेडिंग के बारे में सुनता है तो सिर्फ एक ही थॉट माइंड में आता है कि एल्गो ट्रेडिंग तो इंस्टीट्यूशंस, ब्रोकर्स, अल्ट्रा HNI ही कर सकते हैं, राइट? बट हम ये चाहते हैं कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, हम ये स्ट्रेंथ को, हमारी जो एक्सपर्टीज है, हम इसको रिटेल तक पहुंचा पाए। यूट्रेड एल्गोस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया में कोई भी रिटेल ये प्रोडक्ट का यूज करके एल्गो ट्रेडिंग कर सकता है। इंडिया में NSE पे अगर हम बात करें तो NSE के टोटल वॉल्यूम, ऑप्शंस वॉल्यूम में 50-55% से ज्यादा ट्रेड्स एल्गो ट्रेडिंग के हिसाब से होता है, एल्गोरिदम से होता है। और अ, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ही जो 55% है ये कुछ सालों में 70-75% होने वाला है। जो सेबी ने कुछ सालों पहले, कुछ महीनों पहले एक रिपोर्ट निकाला था कि 89% ट्रेडर्स मार्केट में पैसा लूज करते हैं, सिर्फ 11% ट्रेडर्स पैसा कमाते हैं। ये ही रीजन है क्योंकि जो गैप है बिटवीन इंस्टीट्यूशंस, ब्रोकर्स, अल्ट्रा HNI एंड रिटेल वो बहुत बड़ा गैप है। और ये गैप बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर का, स्ट्रेटजीज का, एल्गो प्लेटफॉर्म्स का है। और यही गैप हम बिल्ड करना चाहते हैं बाय गिविंग यूट्रेड एल्गोस एज अ सोल्यूशन टू ऑल द रिटेल्स। सो हमारे आज के जो स्पीकर है गोविंद जवाहर जी, ये इतना ही स्पेशल है जितना हमारा आज का टॉपिक है। गोविंद जवाहर जी पिछले 22 सालों से कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए हैं। वो बाय क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड सर्टिफाइड ट्रेजरी मैनेजर भी है। सो सर, द स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू भव्य भाई, है ना, फॉर द फैंटास्टिक इंट्रोडक्शन। तो आज अपन समझते हैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसके अंदर में मार्केट में क्या हम सेफ्टी के साथ में भी इक्विटी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं क्या। तो व्हाट वी बिलीव, हम ये मानते हैं कि इक्विटी प्लस सेफ्टी मेक्स प्रोस्पेरिटी। तो क्वेश्चन आता है कि इक्विटी के साथ सेफ्टी मिलती है क्या। आंसर है यस। और अब हम समझते हैं इंडेक्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। सो स्ट्रेटेजी की शुरुआत हम हमेशा पहले प्रॉपर्टी के एग्जांपल से करते हैं। इस एग्जांपल को तो जब हमने इंडिया के अंदर के इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल को देखा तो ऑलमोस्ट 48% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर हैपनिंग इन रियल एस्टेट मार्केट। तो इक्विटी की जगह पर आदमी प्रॉपर्टी में इतना इजीली इन्वेस्टमेंट क्यों कर लेता है? क्योंकि प्रॉपर्टी इन्वेस्टर को दो बड़े कॉन्फिडेंस देती है। कॉन्फिडेंस नंबर 1, दैट प्रॉपर्टी कांट बिकम जीरो, प्रॉपर्टी कभी जीरो नहीं होती। एंड कॉन्फिडेंस नंबर 2 कि यदि आप होल्ड करो तो देर सवेर वहां पर अपने आप ही ग्रोथ मिल जाती है। पर जब हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें ऐसा कोई कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। यदि हमारा सिलेक्शन रॉन्ग हो तो इक्विटी में पैसे जीरो भी होते हैं। ऐसे एन नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो हमने खरीदे थे और आज उनके भाव भी नहीं है। तो इक्विटी में हमें रिस्क हाई होती है, रिटर्न्स हाई होते हैं। अब हमें ये हाई रिस्क नहीं लेनी थी, तो हमने पहला डिसीजन क्या लिया? फर्स्ट डिसीजन हमने ये लिया कि वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड इन डायरेक्ट इक्विटीज। हम लोग डायरेक्ट शेयर्स में काम नहीं करेंगे। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब नो डायरेक्ट शेयर्स, नो रिलायंस, नो टाटा स्टील, नो सुजलोन, नो एजुकॉम। तो डायरेक्ट शेयर्स में काम नहीं करेंगे तो पैसे इन्वेस्ट करेंगे कहां? वी विल इन्वेस्ट मनी इन इंडेक्स। व्हाट एग्जैक्टली द निफ्टी इज? क्या है निफ्टी? निफ्टी है इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स का एवरेज। आज वो टॉप 50 स्टॉक्स में रिलायंस है, TCS है, HDFC बैंक है। थोड़े समय पहले इन्हीं टॉप 50 स्टॉक्स के अंदर में सत्यम भी था, रिलायंस कम्युनिकेशन था, रिलायंस कैपिटल था। फिर क्या हुआ? जैसे ही उन स्टॉक्स की वैल्यू 51 नंबर पे आई, ऑटोमेटिकली वो इंडेक्स से बाहर निकल गए और दूसरे स्टॉक इंडेक्स के अंदर आ गए। काम बड़ा सिंपल हुआ।
कमजोर चीज बाहर निकल गई है और स्ट्रॉन्ग कंपनी अंदर आ गई है। पर ये इतने से सिंपल काम ने हमको एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस दे दिया, और वो कॉन्फिडेंस ये है कि इंडेक्स कांट बिकम जीरो बिकॉज इंडेक्स इज द एवरेज ऑफ टॉप 50 स्टॉक्स ऑफ कंट्री। अब हम समझते हैं कि इंडेक्स की कैलकुलेशन कैसे है। बहुत मजेदार पॉइंट है। थोड़े समय पहले फ्रेंड्स, रिलायंस का टोटल वैल्यूएशन था अराउंड 13 लाख करोड़, 13 लाख करोड़ का मार्केट कैप था। तब टीसीएस का वैल्यूएशन था 12 लाख करोड़। ऐसे यदि हम टॉप 50 स्टॉक्स का वैल्यूएशन निकालें तो वो था अराउंड 117 लाख करोड़, एंड दिस 117 लाख करोड़ वाज इक्वल टू 15,000 का इंडेक्स। मतलब इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है? ये स्टॉक्स के प्राइस बढ़ते हैं तो कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती है, वैल्यूएशन बढ़ती है तो टोटल बढ़ गया 50 स्टॉक्स का, टोटल बढ़ता है तो इंडेक्स बढ़ जाता है, और वैसे इंडेक्स टूटता भी है। कोरोना के टाइम स्टॉक्स के प्राइस टूटे, कंपनी की वैल्यू टूटी, टोटल टूटा तो इंडेक्स टूट गया था। तो उस समय के जो टॉप 50 स्टॉक्स होंगे उनका टोटल अपने आप 117 लाख करोड़ से ऊपर होगा, और अगर वो ऊपर हुआ तो इंडेक्स अपने आप ही 15,000 से ऊपर होगा। एज सिंपल एज दैट। क्या हम ये समझ पा रहे हैं कि वो सेम कॉन्फिडेंस हमको उस कंट्री के इंडेक्स से भी मिलता है? क्योंकि इंडेक्स इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स का एवरेज है, वो कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो मार्केट वैल्यूएशन के साथ लिंक्ड है, इसलिए देर सवेर वो अपने आप ही बढ़ जाता है। तो लुक एट द ग्राफ ऑफ इंडेक्स सिंस इंसेप्शन। हजारों बार इंडेक्स बढ़ा है, हजारों बार टूटा है, पर मजेदार पॉइंट पता है क्या फ्रेंड्स? हर थोड़े समय में इंडेक्स एक नया हाई बना लेता है, फिर टूटा नया हाई बन गया, फिर टूटा नया हाई बन गया, जोर से टूटा, टाइम लिया, नया हाई बन गया, टूटा नया हाई बन गया, एंड सो ऑन। क्योंकि इंडेक्स के अंदर में चेंज को एक्सेप्ट करने की फिलोसॉफी है, कमजोर चीज को छोड़ देता है, स्ट्रॉन्ग कंपनीज को पकड़ लेता है। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। द सेकेंड पार्ट इज इक्विटी प्लस सेफ्टी मेक्स प्रोस्पेरिटी। मीनिंग ये कि क्या इक्विटी के साथ सेफ्टी भी मिलती है? और आंसर आता है यस, मिलती है। मान लीजिए आपके पास में अभी इंडेक्स जो चल रहा है उसका इंडेक्स का वैल्यू 10,000 है। अभी वैसे निफ्टी 22,000 चल रहा है, पर अपन एग्जांपल के लिए दे रहे हैं कि इंडेक्स 10,000 चल रहा है ताकि राउंड फिगर में हम समझ सके। तो यदि मैं इंडेक्स खरीदूंगा तो इसका मीनिंग क्या हुआ? मार्केट बढ़ेगा तो मुझे गेन होगा और मार्केट घटेगा तो मुझे लॉस होगा। मुझे लॉस नहीं करना है, इसलिए मैंने इमीडिएटली उसके साथ में उसका प्रोटेक्शन ले लिया। क्या है प्रोटेक्शन? तो कोई नया पॉइंट नहीं है ये, ऐसा काम हम बहुत बार करते ही आए हैं। जब भी हम कार खरीदते हैं उसका इंश्योरेंस लेते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं उसका इंश्योरेंस लेते हैं, द सेम वे हम हमारे इक्विटी पोर्टफोलियो का भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। इस डाउन साइड के प्रोटेक्शन को पुट ऑप्शन कहा जाता है। जब हम पुट परचेज करते हैं तो हमें प्रीमियम पे करना पड़ता है, और प्रीमियम पे करके बदले में हमें यह श्योरिटी मिलती है कि यदि मार्केट यहां से टूटा तो जितना टूटेगा वो डिफरेंस हमें वापस मिल जाएगा, और यदि नहीं टूटा तो हमारा मैक्सिमम रिस्क ये प्रीमियम ही है। कितना है ये प्रीमियम? तो ऑलमोस्ट साल का प्रीमियम लगभग 5% के आसपास आता है। इसका मतलब यदि 10,000 का इंडेक्स चल रहा हो तो 500 रुपी इंडेक्स का प्रीमियम और लग गया। तो जहां नॉर्मल व्यक्ति को 10,000 में इंडेक्स मिल रहा था, हमें उस इंडेक्स की कॉस्ट पड़ गई 10,500, क्योंकि हमने साथ में प्रोटेक्शन भी लिया। तो दूसरों की कंपैरिजन में हमारी कॉस्ट थोड़ी बढ़ी, पर बदले में हमको एक बहुत बड़ी श्योरिटी ये मिल गई कि कोई भी कारण से यदि मार्केट क्रैश हो तो बाजार कितना भी टूटे, हमारा 10,000 तो हर लेवल पर प्रोटेक्टेड ही रहेगा। इसका मतलब मान लीजिए आपने 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाया, तो आपका 1 करोड़ रुपया कोई भी सिचुएशन में पूरे साल के अंदर कभी भी 95 लाख के नीचे नहीं जा सकता। तो नील का जो क्वेश्चन है कि भाई क्या 1 साल के ऑप्शंस अवेलेबल है, तो यस, 5 साल तक के ऑप्शंस अवेलेबल है निफ्टी में। तो आप हमको ये समझना है कि हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, दैट लेट अस अंडरस्टैंड। सो अब यहां पर अपने को ये देखना है कि भाई किस तरीके से मेरा मैक्सिमम रिस्क जो है वो डिफाइन है तो उसको रोक सकते हैं। तो क्या करना है हमको? तो मान लीजिए ईयर जीरो पे अभी इंडेक्स 10,000 चल रहा है, 4 साल निकल गए, 4 साल निकल गए, पर इंडेक्स 10,000 का 10,000 पे ही पड़ा है। तो यदि इंडेक्स 10 का 10 ही पड़ा हो 4 साल तक, तो हर साल जो हमने प्रोटेक्शन का प्रीमियम पे किया होगा दैट वी आर गोइंग टू लूज। मान लीजिए आपने 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाया, यहां पे मैं एग्जांपल 1 करोड़ का ले रहा हूं, डजंट मीन कि आपको 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है। क्या आप ये सब काम छोटी छोटी अमाउंट से कर सकोगे, पर राउंड फिगर रखने से आपको इजीली चीजें समझ में आ जाएगी। तो 1 करोड़ रुपए का आपने पोर्टफोलियो बनाया,
2 3 4 बीच में एक बार इंडेक्स बढ़ा, 10 का 12 हुआ, पर वापस टूट गया, फिर बढ़ा, फिर टूट गया। मान लीजिए आपने करोड़ का पोर्टफोलियो बनाया, तो आपके 5 लाख रुपए प्रोटेक्शन के लग गए। तो इंडेक्स यदि 10 का 12 हुआ तो आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो 1.2 करोड़ हो जाएगा, पर आपका प्रॉफिट केवल 15 लाख का ही होगा, क्योंकि 5 लाख रुपए आपने प्रीमियम का पे कर दिया है। इस प्रीमियम की कॉस्ट को हम गिनेंगे बाद में। अब अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट ईयर अब आप 1 करोड़ को प्रोटेक्ट करना चाहोगे या 1.2 को? कम ऑन, किसको प्रोटेक्ट करना चाहोगे? दिस स्लाइड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। यदि ये स्लाइड आपको अच्छे से समझ में आई तो पूरी स्ट्रेटेजी एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो नेक्स्ट ईयर आप किसको प्रोटेक्ट करना चाहोगे, 1 करोड़ को या 1.2 करोड़ को? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, 1.2 करोड़ को। तो 1.2 करोड़ को प्रोटेक्ट करना चाहोगे तो आपको प्रीमियम भी ज्यादा देना पड़ेगा, यस और नो? वेरी नाइस। अब आपको प्रीमियम 6 लाख देना पड़ेगा। प्रीमियम 6 लाख दे दिया। नेक्स्ट ईयर इंडेक्स 12 का 8 आया, इंडेक्स 12 का 8 आया, इसका मतलब इंडेक्स 1/3 टूट गया, 33% टूट गया। तो आपका 1.2 करोड़ का पोर्टफोलियो 80 लाख पहुंच जाएगा। 80 लाख पहुंचा तो जो ये पुट ऑप्शन आपने खरीदा है ये वापस आपको बीच का डिफरेंस का 40 लाख वापस देगा, यस और नो? पोर्टफोलियो की वैल्यू 80 लाख हो गई, तो जितना आपका वैल्यू टूटा है वो पुट आपको वापस देगा। ये पुट हमने इसीलिए तो खरीदा था कि जब मार्केट में ये डिफिकल्ट टाइम आए तब तुम मेरा साथ देना। तो जितना बाजार में मेरा पोर्टफोलियो टूटा उतना मुझे वापस डिफरेंस मिल गया। अच्छा, क्या करेंगे इस 40 लाख रुपए का? तो फिर से री इन्वेस्ट करेंगे। तो 80 लाख का पुराना पोर्टफोलियो तो मेरा टूटा हुआ पड़ा ही है। 40 लाख रुपए जो क्लेम के मिले वो मैंने फिर से री इन्वेस्ट किए। देखो 34 लाख लिखा ना नील आपने, तो लॉजिकली पॉइंट है आपको 34 लाख का प्रॉफिट होगा। ये जो पैसे डाल रहे हैं ना, ये हम जैसे आज कार खरीदते हो तो हर साल आप इंश्योरेंस का पैसा एडिशनल देते हो ना, तो आप वो देते जा रहे हो, उसकी कॉस्ट को हम गिनेंगे लास्ट में, है ना? डोंट वरी अबाउट दिस। पर जब बाजार 1.2 करोड़ का 80 लाख होगा तो आपका ये जो 6 लाख रुपए का पुट तो आपने एक साल पहले खरीद लिया था वो आपको वापस 40 लाख रुपए देगा। मेच्योरिटी पे आपको 40 लाख वापस मिलेंगे, आपको प्रॉफिट 34 लाख का होगा पुट ऑप्शन, राइट? तो 40 लाख मिले, क्या करोगे उस 40 लाख का? री इन्वेस्ट करोगे। कौन से लेवल पे री इन्वेस्ट होगा? 8000 पे। फ्रेंड्स, ये वो लेवल है जब किसी की पॉकेट में पैसा नहीं होता, तभी तो ऐसा लेवल आता है। और इस समय पे उसकी पॉकेट में पैसा है जिसने प्रोटेक्शन ले रखा। तो प्रोटेक्शन का आज हम ऑल टुगेदर एक नया डिफरेंस और एक नया अपन उसका बेनिफिट समझने वाले हैं। हमने आज तक ये तो समझा गया कि पुट ऑप्शन ले तो मार्केट में डाउन साइड में हमारा पोर्टफोलियो प्रोटेक्टेड है, पर उससे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है? उससे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट जब टूटता है तो आपके नंबर ऑफ यूनिट बढ़ जाते हैं। अगेन हमने फिर से 6 लाख रुपए पे किए। नेक्स्ट ईयर इंडेक्स 8 का 12 हुआ, कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ है। जो 12 का इंडेक्स था 8 आके वापस 12 ही आया, पर हमारे लिए 8 का इंडेक्स 12 आना मतलब इंडेक्स हैज गॉन अप बाय 50%। इंडेक्स 50% बढ़ा तो आपका 1.2 करोड़ का पोर्टफोलियो कहां पहुंचेगा? तो आपका पोर्टफोलियो 1.2 करोड़ वाला 1.8 करोड़ पहुंच गया। Again you have paid the premium. Next year index has fallen down from 12 to 8, पर आप 12 to 10, पर आप तो समझ चुके हो मार्केट कितना भी टूटे आप टूटने वाले नहीं हो, रादर आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाएंगे। 4 साल में इंडेक्स 10 का 10 है, पर आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ का 1.8 करोड़ पहुंच गया बिकॉज ऑफ सिंपल रीजन कि आपने प्रोटेक्शन ले रखा है। लर्निंग मिली, मार्केट रिमेन सेम, बाजार 10 का 10 है, बट स्टिल यू आर ग्रोइंग, आप ग्रो होते जा रहे हो। और आपको डे 1 पे पता है कि बाजार में कितना भी कोई भी तरीके का संकट आ जाए मेरा पैसा 5% से ज्यादा तो टूट ही नहीं सकता। क्वेश्चन आता है कई बार कि यार ये पुट हमारे लिए अल्टीमेटली तो खर्च है ना, खुद समझो, क्या ये पुट हमारे लिए खर्च है? आप अपने लिए डिसीजन लो। अपन मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, हर साल हम प्रीमियम पे करते हैं। इस साल मैंने प्रीमियम पे किया, घर में कोई बीमार नहीं पड़ा तो प्रीमियम लग गया, पर मैं कोई उदास नहीं होता उसके लिए, अगले साल फिर प्रीमियम देता हूँ, तीसरे साल फिर देता हूँ, चौथे साल घर का एक सदस्य हॉस्पिटल जाता है। क्या होता है? जितना प्रीमियम हमने पे किया वो सारा का सारा एक साथ वसूल हो जाता है। क्या मिला हमें? ओवरऑल सेफ्टी को जोड़ने से ये मिला कि मार्केट के अंदर अप साइड में हमारे रिटर्न्स तो अनलिमिटेड रह गए, पर डाउन साइड के अंदर में हमारी रिस्क लिमिटेड हो गई, कैलकुलेटेड रिस्क में काम आ गया हमारा। तो नॉर्मली आज तक हम यही सुनते हैं हायर द रिस्क मींस हायर द रिटर्न, बट वी डोंट एग्री विद दिस। हमारा तो कहना है कि ये लाइन ने लोगों को अननेसेसरी कंफ्यूज किया है, इसके कारण लोग बिना काम के स्पेकुलेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
वी बिलीव दैट स्मार्ट कैलकुलेशन मेक्स हाई रिटर्न्स। और हमने यहाँ पर क्या स्मार्टनेस यूज की? अभी तक हमने दो स्मार्टनेस यूज की है। स्मार्टनेस नंबर वन, ऑलवेज इन्वेस्ट इन इंडेक्स। एंड स्मार्टनेस नंबर टू, हमेशा प्रोटेक्शन लेके काम करो। तो आइए अब अपन इसको पूरे को स्ट्रेटेजी को डेप्थ में समझते हैं कि इसको कैसे काम किया जा सकता है। तो सबसे पहले मान लीजिए आपके पास में 100 रुपए है, तो आपको 100 रुपए को दो टुकड़े में बांट दीजिए, 30 रुपीज एंड 70 रुपीज। 30 रुपीज इन इक्विटीज एंड 70 रुपीज इन डेट। इक्विटी क्यों? क्योंकि हमें ग्रोथ चाहिए। तो इक्विटी के अंदर में जो 30 रुपीज हमने रखे हैं, उससे हमने इंडेक्स ईटीएफ खरीद लिए। जो ईटीएफ खरीदा उसी को ही अपने मार्जिन पे रख दिया। तो मार्जिन पे रख दिया, तो हमारे पास में मार्जिन लिमिट्स आ गई हैं। मार्जिन लिमिट जो आ गई है, उसी मार्जिन लिमिट से हमने इंडेक्स के फ्यूचर ले लिए 70 रुपीज के। तो ओवरऑल क्या किया हमने? 30 रुपीज के स्टॉक को कोलेटरल पे रखा, उसी को ही यूज करके उसके ऊपर में 70 रुपीज के फ्यूचर्स ले लिए। तो टोटल मार के हमारा 100 रुपीज का पोर्टफोलियो बन गया। पर मजेदार पॉइंट पता है क्या हुआ? 30 रुपीज में ही हमारा 100 का पोर्टफोलियो बन गया। प्रॉफिट होगा तो पूरे 100 पे होगा, लॉस होगा तो पूरे 100 पे होगा। लॉस मुझे 100 पे नहीं करना है, तो इमीडिएटली आपने तुरंत ही उसका प्रोटेक्शन परचेज कर लिया। 5 रुपए लगे हमारे पास में प्रोटेक्शन के। वो 5 रुपए का प्रोटेक्शन ने हमको ये श्योरिटी दे दी कि हमारा पूरा 100 रुपीज का पोर्टफोलियो प्रोटेक्टेड है। तो अब आपका 5 रुपया लग गया, एक कॉस्ट आपकी और लगेगी, और वो कॉस्ट है फाइनेंसिंग कॉस्ट। फाइनेंसिंग कॉस्ट क्यों लगेगी? क्योंकि आपने 70 रुपीज के फ्यूचर्स बाई किए हैं। जब हम फ्यूचर्स बाई करते हैं तो हमको फ्यूचर्स की कैरी फॉरवर्डिंग कॉस्ट पे करनी पड़ती है। हर महीने की ऑलमोस्ट 80 रुपीज, 90 रुपीज, 100 रुपीज होती है, पर साल भर की गिनो तो लगभग ये 4-5% की कॉस्ट हो जाती है। तो 70 रुपीज पे 5%, मतलब 3.50 की आपको फाइनेंसिंग कॉस्ट भी लग गई। तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? तो हमारी टोटल ग्रॉस कॉस्ट हो गई 8.50 की। पर ये 8.50 की कॉस्ट ने हमको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर दे दिया, और वो फीचर ये है कि भाई मुझे पहला डाउन साइड के अंदर में पूरा प्रोटेक्शन मिल चुका है, और सेकेंड कि मार्केट के अंदर में मुझे फाइनेंसिंग का बेनिफिट मिल गया है। 30 रुपीज ही हमारे इन्वेस्ट हुए हैं, पर वो 30 रुपीज में हमारे को 100 का पोर्टफोलियो बन गया है। 70 रुपीज हमारे फ्री पड़े हैं। तो 70 रुपीज आपने डेट में रख दिए। हमको अगर उस डेट में कोई भी तरीके की रिस्क नहीं लेनी हो, मान लो आरबीआई बॉन्ड, भारत बॉन्ड जैसे बॉन्ड्स में लगा दिए, तो 7.5% के आसपास की हमको यील्ड आ जाएगी। तो 70 रुपीज पे 7.5 मतलब 5 रुपए तो मुझे इंटरेस्ट के वापस मिल गए। तो ओवरऑल हमारी कॉस्ट क्या रही? 8.50 की कॉस्ट लगी, जिसके अंदर में आपको हेजिंग और फाइनेंसिंग दोनों मिल गए। इसके कारण आपके 70 रुपीज फ्री रह गए। वो 70 रुपीज जो फ्री रहे, उस पर आपने इंटरेस्ट कमा लिया, और इंटरेस्ट का 5 रुपया वापस आया। तो अब आपकी ओवरऑल कॉस्ट बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आपकी ओवरऑल कॉस्ट केवल 3.50% रह गई। तो व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग है मार्केट कितना भी टूटे, आपकी मैक्सिमम रिस्क 3.5 रुपए की रह गई। मतलब आपका 100 रुपी कोई भी सिचुएशन में 96 के नीचे नहीं जा सकता। और मार्केट यदि बढ़े तो आप पूरे के पूरे 100 के ऊपर कमाने वाले हो। द सेकेंड प्लान इज बेसिक प्लान। मजेदार पॉइंट ये है कि बेसिक प्लान के अंदर में भी शुरुआत का सब कुछ वो का वही है। वही 30 रुपीज आपने डाला, वही 100 का पोर्टफोलियो बनाया, और वही बाकी का जो पैसा है उसके ऊपर में सेफ्टी ले ली। तो आपकी वही 8.50 की कॉस्ट लगी, 30 रुपीज में 100 का पोर्टफोलियो बन गया विद प्रोटेक्शन। तो फिर रिलैक्स प्लान में और बेसिक प्लान में चेंज क्या है? बेसिक के अंदर में चेंज ये है फ्रेंड कि बाकी का 70 रुपीज कहां यूज करना है, ये डिसीजन आप खुद ले सको। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि आपने ये 70 रुपीज को यदि कोई भी जगह पे डेट में लगाया, तो आपका क्वेश्चन आता कि भाई 7.5% में मेरा पैसा डेट में रखा हुआ है। तो यदि 7.5 में मेरा पैसा डेट में रखा हुआ है, इसकी जगह पे तो मैं अपने पैसे को कोई दूसरी जगह रखूं, वहां मुझे ज्यादा इंटरेस्ट जनरेट हो सकता है। तो यदि वो सिचुएशन होती है, तो आप अपने 70 रुपीज को वहां पर रखो जहां आपको इंटरेस्ट ज्यादा जनरेट होगा। तो आपका अगर इंटरेस्ट इनकम ज्यादा हो गया, तो आपकी कॉस्ट अपने आप ही और कम हो गई।
जो कॉस्ट 3.5 रुपए की आ रही थी वो 3.5 की कॉस्ट आपकी और कम हो गई। द थर्ड प्लान इज पावर बूस्टर प्लान। पावर बूस्टर प्लान में आपका ये क्वेश्चन आता है कि सर हमने 30 रुपीज इन्वेस्ट किए और वो 30 रुपीज से इंडेक्स खरीद के उसे कोलेटरल पे तो रखा। तो कोलेटरल में रखने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स पड़े हैं, तो क्या मैं उनको यूज करके भी अपना पोर्टफोलियो बना सकता हूं? आंसर है यस, यू कैन मेक दिस काइंड ऑफ पोर्टफोलियो। तब उस लेवल पे आपको ये 30 रुपीज भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा, आपने अपना 30 का स्टॉक कोलेटरल पे रख दिया, उसी कोलेटरल के ऊपर से आपने सीधे पूरे 100 रुपीज के फ्यूचर्स ले लिए। इस बार आपने अपना 30 रुपीज भी इन्वेस्ट नहीं किया है, पूरे 100 का आपको पोर्टफोलियो बन गया है। मार्केट बढ़ा तो पूरे 100 पे आपको गेन हुआ, मार्केट घटा तो पूरे 100 पे आपको लॉस होगा। लॉस नहीं करना है इसलिए आपने इमीडिएटली उसका प्रोटेक्शन ले लिया। प्रोटेक्शन लेने से क्या बेनिफिट हुआ? प्रोटेक्शन लेने से ये बेनिफिट हुआ कि पूरा का पूरा 100 रुपये का जो फ्यूचर्स आपने खरीदा वो डाउन साइड में सिक्योर हो गया। अब इस बार आपको फाइनेंसिंग कॉस्ट पूरे 100 पे लगेगी फ्रेंड्स, क्योंकि इस बार आपने अपना 30 रुपीज भी इन्वेस्ट नहीं किया है, तो 100 पे 5% मतलब 5 रुपये आपने को फाइनेंसिंग कॉस्ट लगी, तो टोटल अपनी ग्रॉस कॉस्ट हो गई 10 रुपीज। पर मजेदार पॉइंट क्या हुआ? मजेदार पॉइंट ये हुआ कि 100 रुपीज का पोर्टफोलियो आपका 10 रुपए के इन्वेस्टमेंट में बना, 90 रुपीज आपके फ्री पड़े। आपके पास थे पूरे 100 रुपए, 100 का ही पोर्टफोलियो बनाना था, पर हम चाहते थे कि सेफ्टी के साथ में हमें ग्रोथ भी मिले। तो 10 रुपए में तो हमारा 100 का पोर्टफोलियो बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि हमारे पास 30 रुपीज के स्टॉक्स कोलेटरल मार्जिन में रखने के लिए थे। ओवरऑल रिस्क क्या रही? ओवरऑल रिस्क वही 3.5 रुपया। लर्निंग क्या मिली? लर्निंग मिली कि तीनों के तीनों स्ट्रेटेजीज के अंदर में डाउन साइड में हम लिमिटेड रिस्क में है, तीनों की दोनों स्ट्रेटेजीज अप साइड के अंदर में अनलिमिटेड कमाती है, और तीनों की तीनों स्ट्रेटेजीज के अंदर में हमको इंटरेस्ट का आर्बिट्राज करने का मौका मिला। कम ब्याज में फ्यूचर्स मिले, ज्यादा ब्याज में अपन उसको डेट पे रख पाए ताकि हम अपनी कॉस्ट को कम कर सके। अब आते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ पे, तो कुछ क्वेश्चन को तो हमने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन में डाल दिया है, इसमें से कई क्वेश्चन के आंसर अभी आपको यही मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता होता है नॉर्मली कि अभी बाजार एकदम टॉप पे चल रहा है, इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ ट्रेड्स? तो बहुत अच्छे से समझना फ्रेंड्स, स्ट्रेटेजी ने ओवरऑल क्या किया। मार्केट बढ़े तो आप भी बढ़ोगे, और मार्केट घटे तो आप घटोगे नहीं, रादर आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाएंगे। द सेकेंड पॉइंट कि कोई व्यक्ति है जो एकदम रिटायरमेंट के नजदीक है, तो रिटायरमेंट के नजदीक है तो क्या यहां पर उनको कुछ मंथली रिटर्न जनरेट करने का कोई ऑप्शन मिल सकता है? तो आप समझिए फ्रेंड्स, आपका 70% पैसा ऑलमोस्ट डेट में पड़ा है जो फिक्स रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। तो यदि कोई व्यक्ति उसमें से मंथली विड्रॉल भी चाहे ना, तो एकदम इजीली वो विड्रॉल भी कर सकता है, तो उसको विड्रॉल मिल जाएगा। तो हिस्टोरिकली क्या हुआ, वही रिटर्न जिसने मान लीजिए 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया शुरुआत में, और हर महीने 0.5% मतलब 50,000 रुपये विड्रॉ करते गए, तो पिछले 21 साल के अंदर में वो 1 करोड़ 26 लाख रुपए जितना तो वसूल कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, और उसके बावजूद उनका करोड़ का पोर्टफोलियो अभी 24 करोड़ चल रहा है। एक क्वेश्चन और आता है, अब ये क्वेश्चन सब रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है। पहला पॉइंट है कि मान लीजिए आपने इनिशियली कितना इसमें पैसे की जरूरत पड़ी है आपको, तो मान लीजिए आपने 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाया। अगेन मैं बोल रहा हूँ एग्जांपल 1 करोड़ का है, आप ये सब काम 1 लोट से भी कर सकते हैं। अब तो निफ्टी का 1 लोट 25 क्वांटिटी का हो गया, तो लगभग 5.5 लाख रुपए का ही हो गया। तो रिलैक्स प्लान में आपने क्या किया था? रिलैक्स प्लान में आपने पूरा 100% पैसा अपना ट्रेडिंग अकाउंट में रख दिया था, 30% का आपने इक्विटी खरीदा था, 70% के आपने डेट खरीदे थे, और दोनों का दोनों आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही पड़ा हुआ था। जबकि बेसिक प्लान में आपने क्या किया था? बेसिक प्लान में आपने ट्रेडिंग अकाउंट में केवल 30% पैसा ही डाला। क्यों डाला 30% पैसा ही? 30% पैसा इसलिए डाला कि बाकी का 70% पे आपको ये कॉन्फिडेंस था कि आपको कोई दूसरी जगह पर इससे ज्यादा यील्ड जनरेट हो सकती है। और पावर बूस्टर प्लान में क्या हुआ? पावर बूस्टर प्लान में क्योंकि आपके पास स्टॉक्स पड़े थे, तो आपने 10% पैसा ही केवल ट्रेडिंग अकाउंट में रखा, 90% पैसे के ऊपर में आप ज्यादा इंटरेस्ट जनरेट कर पाए। तो पोर्टफोलियो आपका 100 का ही बना, पर वो 100 में से 10 रुपीज के अंदर में आपका पूरा पोर्टफोलियो बन गया, और 90 रुपीज आपके डेट में रह गए। कितना मजेदार पॉइंट हो गया।
डाउन साइड के अंदर में आप लिमिटेड रिस्क में भी रह गए, अप साइड में आप पूरे 100 पे रिटर्न जनरेट कर रहे हो और आपने अपने पूरे पोर्टफोलियो को प्रोटेक्टेड भी कर लिया। तो मान लीजिए किसी ने करोड़ का पोर्टफोलियो बनाया, तो रिलेक्स में वो पूरा का पूरा 1 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं। बेसिक के अंदर में वो ट्रेडिंग अकाउंट में 30 लाख इन्वेस्ट करते हैं, बाकी के 70 लाख पे वो कोई दूसरी जगह पर ज्यादा जनरेट कर पाते हैं रिटर्न्स को। और पावर बूस्टर में वो 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं। बस पावर बूस्टर में उनको इतना ध्यान रखना है कि उनके पास में इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो 30% का होना चाहिए, जिसे वो कोलेटरल पे रख सके। तो अब आता है पॉइंट रिस्क मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे पहले हम लोग पुराने को रिकेप करते हैं। रिलैक्स में आपने ट्रेडिंग अकाउंट में 100% डाला था, बेसिक में 30, पावर बूस्टर में 10% ही डाला था। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसका मतलब 1 करोड़ 30 लाख 10 लाख ही हुआ। क्वेश्चन आता है कि जो भी साल भर की कॉस्ट थी वो कॉस्ट इसी 1 करोड़ 30 लाख या 10 लाख के अंदर इंक्लूडेड है, मतलब इसी में से वो निकलेगी। तो क्वेश्चन ये आता है कि अब मानो 1 साल तक बाजार वहीं का वहीं रह गया, आपने बेसिक प्लान में पैसा डाला था, 30 लाख रुपीज डाले, करोड़ का पोर्टफोलियो बनाया, उसका हेजिंग फाइनेंसिंग का 8.5 लाख रुपया दे दिया, 1 साल बाद मार्केट वहीं का वहीं रह गया, तो 8.5 लाख रुपए आपके यहां से कम हो जाएंगे। और हम कहेंगे कि रिस्क आपको 2-3% का ही आया है, क्योंकि बाकी के 70 लाख पे आपको ब्याज बचा है। तो क्या होगा? तो आपको पता है साल भर के अंदर में मेरे को यहाँ पर 3.5 लाख की, यहाँ पे 8.5 लाख की और यहाँ पे 10 लाख का खर्च है। तो आपने उसके लिए क्या किया, आपने बेसिक प्लान के अंदर में जो साल का 8.5 लाख रुपया चाहिए उसके लिए महीने का लाख लाख रुपए का एसआईपी कर दिया। सोचो प्रॉपर्टी में आप क्या करते हो, प्रॉपर्टी में आप यही काम करते हो, करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हो, 30 लाख रुपीस खुद डाल देते हो, बाकी के पैसे का ईएमआई खड़ा कर देते हो, थोड़े समय बाद में वो पूरी प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है। हमको भी आपको निफ्टी नाम की प्रॉपर्टियां बना बना के देनी है। करोड़ की प्रॉपर्टी दी आपने निफ्टी के नाम की, 30 लाख शुरुआत में डाल दिए, 1-1 लाख रुपए का मंथली एसआईपी करते गए, तो साल का नया 12 लाख रुपए आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया। खराब से खराब समय में 8.5 लाख रुपए वहां कम होने वाला है, 12 लाख नया आ गया, तो आपका फंड कभी भी कम नहीं हो सकता। फंड कभी भी कम नहीं हो सकता, तो एक्शन के अंदर कभी मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं, कोई टेंशन नहीं, कभी भी ब्रोकर आपकी पोजीशन को कट नहीं कर सकता। तो बेसिक और पावर बूस्टर प्लान में आपको मंथली एसआईपी करते रहना है, क्योंकि आपने वहां पे लेवरेज यूज किया है, क्योंकि आपने बाकी का पैसा 70 या 90 लाख कहीं और यूज किया है। अब क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पर ये लेवरेज मिला ना हमको, ये तो अच्छा लगा कि 30% ही डाला, पर बाकी का जो पैसा है वो मंथली एसआईपी करना हमको थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। तो इसका कोई सॉल्यूशन है क्या? तो इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है कंफर्ट प्लान। क्या करता है कंफर्ट प्लान कि 100% की जगह आप वहां पर 50% पैसा डालो। तो आपने 30 की जगह भी 50 डाल दिया, मतलब 20% आपने पहले से ज्यादा रख दिया। तो अब आपको 3 साल तक भी यदि मार्केट रेंज में रह गया तो भी जो कोई कॉस्ट आने वाली है वो आपकी यहाँ पे अपने आप कवर हो गई, तो अब आपको मंथली एसआईपी भी नहीं करना पड़ा। तो मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ कि आप जितने का पोर्टफोलियो बना रहे हो उसका 50% पैसा यदि आपने डाल दिया तो आपको 3 साल तक एसआईपी भी नहीं करनी, और 3 साल के अंदर में यदि मार्केट बढ़ गया तो आपको उसके आगे भी एसआईपी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट ही आ गए आपके पास में। तो दिस वाज द कंफर्ट प्लान। अब क्वेश्चन आता है कि भाई यहाँ पे करोड़ का पोर्टफोलियो है, मिनिमम ये कितने से काम कर सकते होते? तो आप मिनिमम कितने से कर पाओगे इस काम को? मिनिमम आप यहाँ पर एक लॉट से एक काम को कर सकते हो, एक लॉट 25 क्वांटिटी का। तो 25 क्वांटिटी है, 22,000 की निफ्टी है, तो आपके लिए एक लॉट हो गया 5.5 लाख का। इसका मतलब 5,50,000 की मल्टीपल में आप इस काम को कर सकते हो। तो अब आपको एक चीज को और समझना है कि भाई कौन सा प्लान किसके लिए काम का है। तो रिलैक्स प्लान किसके काम का है? रिलैक्स प्लान उन लोगों के काम का है जो रिटायरमेंट के नजदीक हो, उन्हें रिलैक्स प्लान चूज करना चाहिए। पूरा 100% दे दिया, कोई एसआईपी नहीं चाहिए, मुझे डाउन साइड के अंदर में लिमिटेड रिस्क में काम करना है। बेसिक प्लान किन के काम का? जो यंग इन्वेस्टर है, जो मंथली एसआईपी कर सकते हो। कंफर्ट प्लान जिनको एसआईपी नहीं करनी हो। और पावर बूस्टर प्लान जो इनके पास स्टॉक्स पड़े हो, तो वो स्टॉक्स को यूज करके भी इस काम को कर सकते हैं। तो आओ अपन एक इसको लाइव एग्जांपल के साथ में देखते हैं हम। तो 22,475 चल रहा है, तो पहला क्वेश्चन आता है कि भी लॉन्ग टर्म ऑप्शंस कहाँ अवेलेबल होते हैं। तो देखो यहाँ पे ये मार्केट डेटा, यहाँ पे अपन ये ऑप्शन चेन में गए।
और यहाँ पर अपने पास में सारी एक्सपायरी अवेलेबल है। तो वी कैन सी कि हमारे पास में निफ्टी के अंदर में लॉन्ग टर्म एक्सपायरीज भी अवेलेबल होती है। 2024 दिसंबर, मार्च, जून, दिसंबर 2025 एंड सो ऑन। इनमें ज्यादा जो लिक्विड होती है वो दिसंबर की मेच्योरिटी लिक्विड होती है। तो अभी 26 दिसंबर 2024, तो यहाँ पर 22,000 के पुट भी अवेलेबल है, 23,000 के पुट भी अवेलेबल है। क्या प्रीमियम चल रहा है? तो 23,000 का पुट ऑलमोस्ट चल रहा है 800 रुपए के आसपास, 794। 22,000 चल रहा है लगभग 500 रुपए। तो एवरेज 650 रुपए का 22,500 का पुट पड़ा अपने को। तो इफेक्टिवली अगर आप देखोगे तो 3% में अपने को पुट ऑप्शन मिल रहा है एट द मनी। 8 महीने का ये पुट ऑप्शन हुआ अभी, क्योंकि अभी अपन मई के फर्स्ट उस पे चल रहे हैं। साल भर का गिनोगे तो लगभग आपको ये 4.5-5% की कॉस्ट में अपने को पुट ऑप्शन मिला। तो दिस वॉज द पुट ऑप्शन। इसके अलावा आप कंटिन्यूअसली अपना जो इक्विटी लेते हैं, फ्यूचर्स लेते हैं, उसको आगे रोल ओवर करते हैं। फ्यूचर्स के अंदर में भी यू कैन यूज सिंथेटिक फ्यूचर। कई बार ये क्वेश्चन आएगा कि भाई हमने फ्यूचर्स यूज किए, तो फ्यूचर्स के अंदर में हमको मार्क टू मार्केट लॉस आता है जब बाजार टूटता है तब, और पुट का गेन तो जब आएगा तब आएगा। तो कैन बी टेक द एडवांटेज कि उसका भी हम कुछ बेनिफिट उठा सकें, तो उसके लिए सिंथेटिक फ्यूचर कैन मेक सेंस। So what exactly is synthetic future? Synthetic future is equal to when you buy one call and when you sell the same strike and same maturity put. तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, this is again one buying one future. तो ये दोनों का टोटल भी अपने आप में एक बाई फ्यूचर बनता है। फ्यूचर जब हम बाई करते हैं तो क्या होता है, मार्केट जितना बड़ा उतना अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। तो जब हमने कॉल बाई किया ऊपर में अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। फ्यूचर जब हम बाई करते हैं तो डाउन साइड में अनलिमिटेड लॉस होता है, जब हम पुट सेल करते हैं तो हमें अनलिमिटेड लॉस होता है। पर कॉल बाय करते तो हमारा जो टाइम वैल्यू लगता है पुट सेल करने से, वो टाइम वैल्यू हमको वापस मिल जाता है। तो इन दोनों को ज्वाइन करने से हमारे पास में अपने आप में एक फ्यूचर बन गया। पर ऐसा फ्यूचर बनाने से हमें फायदा ये होता है कि सिंथेटिक फ्यूचर के अंदर में डेली M2M नहीं आता है, क्योंकि वो ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस में हमें डेली M2M नहीं आता है। ऑप्शंस में यदि मार्केट टूट ही रहा हो, आपने पुट बेचा हुआ हो, तो आपका मार्जिन बढ़ता है। पर क्योंकि यहाँ पे तो आपने डाउन साइड का दूसरा पुट ऑप्शन हेजिंग के लिए खरीद भी रखा है, तो आपका मार्जिन भी नहीं बढ़ता है। तो आपको M2M भी नहीं आया, आपका मार्जिन भी नहीं बढ़ा। सर थैंक यू सो मच। राइट, सो सबसे पहला तो ये क्वेश्चन है कि सर हमें अगर ये करना है तो इसका कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है कि हमें कभी पुट ऑप्शन बाय करना है? मतलब अब समझो आपने बताया दिसंबर की एक्सपायरी सबसे ज्यादा लिक्विड होती है, तो क्या हमें जैन में ही हम ये बाय कर सकते हैं या फिर हम अराउंड द ईयर कब कर सकते हैं? ओके हमें कब करना ओके। है? सो टाइम फ्रेम के अंदर में इसके लिए एवरी मोमेंट इज अ गुड मोमेंट। मुद्दा समझने जैसा है। मानो अभी मई चल रहा है, अभी मिड में चल रहे हैं अपन। आपको अगर आप यहाँ पे घुस गए अभी, तो घुसते ही आप पहला फंडामेंटल रूल तो हमेशा फॉलो कर रहे हो कि हमेशा लॉन्ग पोजीशन ही रखोगे और हमेशा प्रोटेक्शन के साथ ही रखोगे। आपको अपने आप को क्वेश्चन ये पूछना है कि मैं जिस समय पे घुस रहा हूं, क्या वहां से अगले में 5 साल तक पोजीशन को कंसिस्टेंटली हैंडल कर लूंगा क्या? आपको खड़े रहने का मतलब हमारे हिसाब से इस स्ट्रेटेजी के अंदर में पैसा पता है क्या बना रहे हैं? तो भव्य भाई, स्ट्रेटेजी का जो सीक्रेट है ना पैसा बनाने का, वो है टाइम। आप कितना टाइम दे रहे हो। जितना लंबे समय तक आप खड़े हो, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। राइट। क्योंकि आपने 3 ही काम किए थे। इंडेक्स में पैसा डाला था, प्रोटेक्शन लिया था, फ्यूचर्स को यूज किया था। फ्यूचर्स तो आपके लिए डायरेक्ट बेनिफिशियल है, 5% में उधार मिला, 7-7.5 में लग गया आपका पैसा। केवल जो प्रोटेक्शन की कॉस्ट है, वो जितना लंबा समय है उसकी पुट की रिकवरी होने का चांस बढ़ गया। और इंडेक्स में जो पैसा डाला उसको इंडेक्स का रिटर्न देना ही है उसको, क्योंकि डाला ही इंडेक्स में ही है डन ना? सर। तो मेरे को मेरा लेने सिर्फ दीजिए। एक क्वेश्चन ले लीजिए, उसके बाद हाँ उनका चलिए क्वेश्चन ले चलिए, हाँ लीजिए। मेरा ये बताइए। क्वेश्चन है कि हमें ये पुट रोल ओवर करना है, हाँ, करेक्ट? तो वो पुट रोल ओवर का भी कॉस्ट आता है? पुट रोल ओवर का तो कॉस्ट आएगा। साल की यस। कॉस्ट आपने गिन ली 5% की। अब जो क्वेश्चन था कि पुट को फॉरवर्ड करने को आएगा। पुट को फॉरवर्ड करना हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। कैसे अपॉर्चुनिटी समझो, कि मान लीजिए आप 22,000 पे घुसे, दो सिचुएशन में पुट आपके फॉरवर्ड होंगे। एक होगा कि साल खत्म हो गया, मार्केट वही है, तो आपने करंट ईयर का पुट निकाल दिया, नेक्स्ट ईयर का पुट वापस खरीद लिया, क्योंकि प्रोटेक्शन आपको खरीदना है, तो आपका पुट फॉरवर्ड होगा। दूसरा भव्य एक और काम से पुट फॉरवर्ड होगा। मान लो आप 22,000 में घुसे, आपने 22 का पुट लिया। अब बाजार टूट रहा है, टूट के मान लीजिए 18,000 आ गया बीच में इस साल के।
आपको 22,000 वाले पुट में प्रॉफिट हो रहा है, राइट आप चाहोगे कि मैं उस पुट को एनकेश करूं, तो आप 22 वाले पुट को बेचोगे और नीचे में वापस 19 का 18 का पुट फिर से खरीदोगे एट द मनी। ये खरीदोगे तो आपका कॉस्ट लगेगा, पर अब आपको कितना कॉस्ट लगाना है ये लॉजिक तो सेट करना पड़ेगा। हमने सेट किया हमारे एंड पे, हमने ये सेट किया कि 1:10, मतलब 10 रुपए का हमको प्रॉफिट होता हो, 1 रुपया नया खर्चा लगता हो, तो वो पुट शिप कर लेगा। तो व्हाट डज इट मीन, आइए इसको थोड़ा सा एक्सेल पे देखते हैं क्विकली और फिर आगे चलते हैं। कि मानो आपने 22,000 का पुट, 22,000 में आपने एंट्री ली थी, ठीक है, और 22,000 का ये आपने पुट खरीदा था। अब इंडेक्स 18,000 आ गया, तो आप 18,000 पे शिफ्ट होना चाहोगे, तो 22,000 वाले पुट का प्रीमियम तो लगभग वहां पे 4,000 प्लस चल रहा होगा, यस और नो। राइट सर। और 18,000 का पुट उस समय की टाइम वैल्यू के हिसाब से चल रहा होगा, कितना एटीएम है, तो इसमें थोड़ा सा, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू 4,000 प्लस टाइम वैल्यू होगी और इसमें टाइम राइट वैल्यू। सर। अब हमको कितने का बेनिफिट में लॉक कर रहा हूं भव्य, यहाँ पे 4,000 पॉइंट्स का। राइट तो मैं 4,000 पॉइंट्स का कर रहा हूं, इसका मतलब मैं 400 रुपया टाइम वैल्यू पे कर सकूंगा। इसका मीनिंग पता है क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ, मान लो ये 4,100 चल रहा है इंट्रिंसिक प्लस टाइम वैल्यू, तो अगर ये पुट 500 रुपए में मिल रहा होगा ना, तो मैंने इफेक्टिवली इन दोनों के बीच में कितने का प्रीमियम नेट रिसीव किया, तो 4,100 मुझे मिलेंगे मैं बेचूंगा तो, और 500 मेरे राइट लगेंगे, सर। तो मैंने 3,600 नेट रिसीव किए 4,000 के बेनिफिट के अंदर से। 4,000 पॉइंट मैंने अब अपना पुट का डाउन पे आ गया हूं मैं, पुट 4,000 पॉइंट नीचे आ गया हूं अब मैं प्रोटेक्शन के, तो 4,000 पॉइंट का गेन की जगह मुझे 3,600 का गेन मिला। तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ 1:10। डिड यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? राइट सर। पर ऐसा करने से मुझे क्या फायदा हुआ पता है, ये 3,600 का मुझे पुट का नेट कैश मिल गया है, वो आप री इन्वेस्ट कर सकते वो हम री इन्वेस्ट करेंगे। अब है ना, हो। कुछ आपके लोगों के और क्वेश्चंस। क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन लगातार आ रहा था टैक्स का। तो देखो टैक्स का इसमें बहुत अच्छे से प्लान किया जा सकता है। आपने अलग अलग प्लान समझे, कंफर्ट प्लान, बेसिक प्लान, इन सब में आप क्या कर रहे थे, आपने 30% या 50% जितना पैसा तो इक्विटी में डाला था, यस और नो, यहाँ पे आपने ईटीएफ खरीदे थे, और बाकी का पैसा जो था 70% या फिर 50% कंफर्ट प्लान में, ये आपने डेरिवेटिव्स में पोजीशन बनाई थी। अब टैक्सेशन कैसा आता है, यदि आपने पैसा ईटीएफ में डाला है तो 1 साल के बाद वो एलटीसीजी हो जाता है, यस और नो, एवरीवन एवरीवन, 1 साल के बाद वो पैसा एलटीसीजी में चला जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। तो ये जो गेन आएगा ये 10% पे आपको गेन आ जाएगा, जो 30% या 50% पैसा है उस पे, तो क्योंकि वो पैसा तो आपने इंडेक्स से खरीदा है ना। जो डेरिवेटिव्स का जो गेन आता है वो बिजनेस इनकम कहलाता है, और बिजनेस इनकम के अंदर में टैक्स आपको आपके स्लैब के हिसाब से लगता है। आप 0, 10, 20, 30 कोई भी स्लैब वाले व्यक्ति हो सकते हैं, पर डेरिवेटिव्स वाला जो ये इनकम है उसमें मजेदार पॉइंट क्या है कि फ्यूचर्स की जो इनकम है उसके सामने आपको कितने खर्च बाद मिलेंगे। तो क्या क्या खर्च बाद मिलने वाले हैं, जितना भी आपने प्रोटेक्शन का कॉस्ट लगाया, जो पुट खरीदने का कॉस्ट, चाहे इक्विटी के अगेंस्ट वाला पुट खरीदा हो चाहे फ्यूचर के अगेंस्ट का, वो सारा यही डिडक्शन मिलेगा। जितना भी आपने फ्यूचर्स की फॉरवर्डिंग कॉस्ट पे की, तो जो फाइनेंसिंग कॉस्ट लगी हमको, वो हमको यहाँ डिडक्शन मिलेगी। और तीसरा, जो भी फीस पे करेंगे आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को, वो यहाँ लेस मिलेगी। ये सब निकलने के बाद जो गेन आया उस पे आपका टैक्स आएगा। तो इफेक्टिवली जिस व्यक्ति का पास्ट में 30% का टैक्स स्लैब था, उसने ऑलमोस्ट 15% का टैक्स ओवरऑल भरा है, क्योंकि सारे खर्चे तो डेरिवेटिव्स में बाद मिलते हैं, और गेन, मोटा जो गेन आता है वो सारा इक्विटी में आता है, क्योंकि जब भी मार्केट टूटता है इक्विटी बढ़ती रहती है, पर इक्विटी बिकती कभी भी नहीं है आपकी। इक्विटी बिकती तो तभी है जब आप बेचने जाओगे। सोचो, आप मार्केट बढ़ रहा है तो आपकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, आपको बेचने को कुछ नहीं आ रहा है, पर मार्केट घटता है तो पुट से जो गेन आता है उससे आपके ईटीएफ बढ़ जाते हैं। सर इसमें किसी किसी लोगों का क्वेश्चन ये था कि इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं, और हाँ, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1 लॉट से कर सकते हो, पर प्रैक्टिकली 1 लॉट इज नॉट द प्रैक्टिकल थिंग। उसके अंदर होता क्या है, अभी मान लो आपने एक ही लॉट का काम किया, तो आप प्रैक्टिकली 30% उसका इक्विटी ईटीएफ नहीं खरीद पाएंगे।
तो लॉजिकली आप मिनिमम 3 लॉट से काम कीजिए। 3 लॉट से काम करोगे तो 1/3 आपने ईटीएफ खरीद लिया, 2/3 आपने फ्यूचर्स खरीद लिए। भव्य, डिड यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो 3 लॉट का मतलब 16-17 लाख रुपए हुए। अभी 5.5 लाख का एक लॉट हो गया, तो 16-17 लाख रुपए से आप इस काम को एक प्रैक्टिकल वे में अच्छे से शुरू कर सकते हैं। राम भाई का क्वेश्चन है, व्हाट आर वी पुटिंग, व्हाई आर वी पुटिंग 70% आवर मनी इन डेट? 70% अपना पैसा डेट में इसलिए रखते हैं राम, क्योंकि अपना पर्पस है सेफ्टी के साथ ग्रो करना। ओके, एक क्वेश्चन और है सुनील जी का, वी बाई ओनली निफ्टी फ्यूचर्स और वी कैन बाई स्टॉक फ्यूचर्स आल्सो? सो नो, नो स्टॉक फ्यूचर्स। लॉजिकली स्ट्रेटेजी के लिए इंडेक्स फ्यूचर्स ही लेने चाहिए। मैं और एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आपको जब भी टाइम मिले आप यूट्रेड एल्गोस की वेबसाइट पे जरूर जाइए और यूट्रेड का एक डेमो लेके देखिए, तो आपको पता लगेगा कि हम एल्गोरिथम्स में क्या क्या चीजें कर रहे हैं।